तो बिना देरी के शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, जहां सबसे पहले बताएंगे अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की है आवश्यकता। चाइनीज छात्र बिल्कुल नहीं चाहिए, बताएंगे किसने ये बड़ा बयान दिया है। तो वहीं भारत रशिया कॉरिडोर ने रच दिया इतिहास, पहली बार साइबेरिया से मुंबई रवाना हुआ हजारों टन कोयला। साथ ही अगर ट्रंप जीत गए तो होगा बवाल। जी हां, मतदान से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति उम्मीदवारों ने बताया अपना अपना एजेंडा। जी हां दोस्तों, तो वहीं भारत बांग्लादेश सैन्य समझौते ने उड़ा दी चाइना की नींद। साथ ही साथ क्या संसद में जय फलस्तीन बोलने से असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी जा सकती है? क्या सांसदी पर मच गया है खतरा? बताएंगे क्या कहता है नियम, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की है आवश्यकता, चीनियों की नहीं। जी हां, अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की आवश्यकता है, चीन के छात्रों की नहीं। उन्होंने कहा कि मानविकी जैसे विषयों की पढ़ाई के लिए चीन से आने वाले छात्रों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विश्वविद्यालय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी छात्रों की संवेदनशील तकनीक तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। जी हां, अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई है कि पर्याप्त अमेरिकी छात्र विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित बोले तो स्टेम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को इन क्षेत्रों में ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भर्ती करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत से ना कि चाइना से, क्योंकि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है। जी हां, उनका कहना है कि चीनी छात्रों की गतिविधियों से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि चीनी छात्र खुफिया तंत्र की तरह कार्य करते हैं और उनकी गतिविधियां ठीक नहीं होती। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, भारत रूस कॉरिडोर ने रच दिया इतिहास, पहली बार साइबेरिया से मुंबई रवाना हुआ हजारों टन कोयला। बता दें, भारत और रशिया के बीच बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर जाने वाले 2 ट्रेनें रवाना हुई हैं। कुजबास से भारत की ओर जाने वाली दोनों ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रास्ते यात्रा पर निकली है। रूसी रेलवे ने दोनों ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि की है। इन ट्रेनों की यात्रा साइबेरिया से शुरू हुई और फिर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पहुंची। इसके बाद अब ट्रेनों में लदा कोयला मुंबई के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा के अंतिम चरण में रवाना होगा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC भारत, ईरान, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक 7200 किलोमीटर यानी कि 4500 मील लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। ये वाकई में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। तो वहीं बता दें, मतदान से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति उम्मीदवारों ने बताया अपना अपना एजेंडा अमेरिका को लेकर। कहा अगर ट्रंप जीत गए तो ऐसा करेंगे। आपको बता दें कैसा करेंगे। ये 28 जून को ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इब्राहिम रईसी की जगह लेने के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच पहली प्रेसिडेंशियल लाइव डिबेट का आयोजन किया गया। उम्मीदवारों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और विदेश नीति में सुधार करने के लिए अपने प्रस्तावों और परियोजनाओं पर चर्चा की है। सभी ने वादा किया है कि वे प्रतिबंधों को हटाने और रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारों ने इन्फ्लेशन, बजट घाटे, ईरान में घरों की समस्या और भ्रष्टाचार से लड़ने के तरीकों पर चर्चा की। 28 जून का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान और पश्चिम के बीच तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को हथियार देने और क्षेत्र में मौजूदा प्रॉक्सी की मदद करने आदि पर विवाद बढ़ा है। राष्ट्रपति उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार कट्टरपंथी है, जबकि 6ठे उम्मीदवार 69 साल सांसद मसूद पेजेकेशियन एक हार्ट सर्जन है और मसूद को कुछ सुधारवादियों का समर्थन भी प्राप्त है। ईरान के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति उम्मीदवार अमीर हुसैन काजी ज़ाहदे हाशमी ने कहा कि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो हम ट्रंप के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी मांगे मनवा सकते हैं। हुसैन ने ईरान के प्रतिबंधों और विदेशी संबंधों में परेशानी के लिए पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि हसन रूहानी ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया था। तो वहीं आपको बता दें, भारत बांग्लादेश सैन्य समझौते ने उड़ाई चीन की नींद, हिंद महासागर में ड्रैगन का मंसूबा होगा ध्वस्त। बता दें, भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें समुद्री सुरक्षा, महासागर अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और दूरसंचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। इन समझौतों पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत का दौरा करने वाली पहली विदेशी नेता है। भारत बांग्लादेश के बीच हुए इन समझौतों को चाइना के खिलाफ एक बड़े गठजोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के समुद्री पड़ोसियों के क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार और सुविधा प्रदान करने के लिए अपने इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ढाका
ढाका के साथ समझौते उनके देश के पड़ोस प्रथम दृष्टिकोण का हिस्सा है। बांग्लादेश के चीन के साथ भी अच्छे संबंध है, जो ज्यादातर कच्चे माल के लिए उसका प्रमुख व्यापार भागीदार है, लेकिन बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना बांग्लादेश के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में बांग्लादेश भारत और अमेरिका जैसे चीन के मुख्य प्रतिद्वंदियों के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को भी संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, केन्या प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी खबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बैराक ओबामा की बहन पर दागे गए आंसू गैस के गोले केन्या सरकार के खिलाफ कर रही थी ये विरोध। आपको बता दें, सरकार से नाराज हजारों लोगों ने संसद में बोला धावा, इमारत को लगा ली आग, जान बचाकर भागे सांसद। आपको बता दें, ईस्ट अफ्रीकी देश केन्या में इन दिनों टैक्स को लेकर लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी है। करों को लेकर, टैक्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए और इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा कर्मियों ने किसी भी तरह सांसदों को इमारत से बाहर निकाला। इससे पहले पुलिस ने राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने इससे पहले मंगलवार को राजधानी नैरोबी में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। लेकिन इसी बीच जो ध्यान रखने वाली खबर है वो ये है कि इस विरोध प्रदर्शन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन ओमा ओबामा भी शामिल हुई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। CNN के अनुसार ये घटना तब हुई जब केन्या ब्रिटिश कार्यकर्ता ओमा ओबामा प्रदर्शनकारियों के एक समूह के साथ CNN की लैरी मेडोवो के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अब और नहीं देख सकती, हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, ग्रीस में गरजे भारत के राफेल लड़ाकू विमान, आखिर तुर्की से पाकिस्तान तक कैसे सुनाई दे रही है गूंज। बता दें, भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान इन दिनों ग्रीस में उड़ान भर रहे हैं। इस उड़ान में उनके साथ ग्रीक एयरफोर्स के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय विमानों को ग्रीस के एंड्रावीडा में 117 फाइटर विंग में तैनात किया गया है। इस एयरबेस पर नाटो के प्रमुख रामस्टीन फ्लैग अभ्यास के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसे पहली बार जर्मनी से बाहर आयोजित किया जाएगा। इस बीच ग्रीस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरता देख तुर्की और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। तुर्की अपने पड़ोसी ग्रीस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो वहीं पाकिस्तान को करीबी दोस्त। भारतीय राफेल ग्रीस में F-16 के साथ अभ्यास कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। ग्रीस की मीडिया के अनुसार भारतीय राफेल विमानों ने मंगलवार को हेलेनिक एयरफोर्स के 114वें फाइटर विंग के 335 और 336 स्क्वाड्रन में शामिल राफेल और मिराज 2000 नाम के 5 फाइटर जेट के साथ अपना पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास को पूरा किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 4 राफेल विमान पूरे सप्ताह चलने वाले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, रशिया के पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के खिलाफ ICC का गिरफ्तारी वारंट क्या स्वीकार करेंगे व्लादिमीर पुतिन। बता दें, दरअसल क्या है मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने यूक्रेन में नागरिकों की मौजूदगी वाले स्थानों पर हमला करने के लिए रशिया के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उसकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए। रशिया के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तीसरी बार वारंट जारी किया है। न्यायालय ने पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए हैं। गिरफ्तारी वारंट के लिए अभियोजन के अनुरोध को स्वीकार करने वाले न्यायाधीशों ने कहा है कि संदिग्धों को अमानवीय कृत्य के लिए आरोपित किया गया है, क्योंकि ऐसा साक्ष्य है कि इन्होंने इरादतन यानी कि जानबूझकर यूक्रेन के नागरिकों का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया। तो वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस वारंट को व्लादिमीर पुतिन स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बहुत बड़ी कार्रवाई, पार्टी के 2 उम्मीदवारों से वापस ले लिया समर्थन। बता दें, ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले काफी उथल पुथल मची हुई है। दोनों देश में सत्ताधारी दल कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम सट्टेबाजी में सामने आया है। आपको बता दें कि कई दिनों से यह विवाद देश की सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार से आरोपियों के निलंबन की मांग भी की थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं सट्टेबाजी में पार्टी उम्मीदवारों का नाम सामने आने पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दोनों से पार्टी का समर्थन वापस ले लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि कर दी है कि टोरी उम्मीदवार क्रेग विलियम्स और लॉरा सॉन्डर्स को अब पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं मिलेगा। तो वहीं बता दें, आतंकवाद विरोधी अभियान पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देना पड़ गया स्पष्टीकरण। कहा यह बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं है। जी हाँ, संसद से परामर्श किए बिना हाल ही में घोषित आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर पाकिस्तान आलोचनाओं का सामना कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि ये गतिज बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं होगा, न ही इसमें लोगों का
बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। पिछले सप्ताह एक उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी द्वारा सुरक्षा को बहु अरब डॉलर वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी का भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताए जाने के बाद एक नया आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद शनिवार को सरकार द्वारा घोषित ऑपरेशन अज़्म-ए-इत्तेहकम 2000 के देश के माध्यम से पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों की श्रृंखला में से एक है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्य योजना की केंद्रीय शीर्ष समिति की बैठक के बाद ये घोषणा की गई है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलेमाए फजल और अवामी नेशनल पार्टी सहित विपक्षी दलों ने नए आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी अपमानजनक आक्रामक कार्रवाई शुरू करने से पहले संसद को विश्वास में लाया जाए। तो वहीं बता दें, अगले महीने रशिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगी उनकी बैठक। रूसी मीडिया ने किया है ये दावा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगामी मॉस्को दौरे की भारत और रशिया योजना बना रहे हैं। राइटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी RIA के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी। जी हां, RIA के मुताबिक एक राजनयिक सूत्र के संकेत से पता चला है कि पीएम मोदी जुलाई में रशिया का दौरा करने वाले हैं। क्रेमलिन ने इससे पहले मार्च में घोषणा की थी कि मोदी को रशिया आने का निमंत्रण मिला है। सूत्र ने इस बात की भी पुष्टि की है कि नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बैठक होने वाली है। पुतिन ने इस साल मई में लगातार 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जबकि मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने चलाया अभियान, 10 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, एक श्रीलंकाई नाविकों की हुई मौत। बता दें, ये खबर उन 18 मछुआरों को पकड़ने के बाद की लेटेस्ट आज की बड़ी खबर है दोस्तों, जहां 10 और भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, श्रीलंका के जल क्षेत्र में कथित रूप से मछली पकड़ने वाले एक ट्रॉलर को जब्त करने के लिए द्वीप राष्ट्र के अधिकारियों ने अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस दौरान एक श्रीलंकाई नौसैनिक नाविक की मौत हो गई। मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें श्रीलंकाई नौसेना के जवान कभी कभी पाकिस्तान जल डबरू मध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी करते रहते हैं। अवैध रूप से श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर मछुआरों के नावों को भी जब्त कर ली जाती है। इनमें से अधिकांश घटनाएं पाकिस्तान जल डबरू मध्य में होती हैं, जो तमिलनाडु को श्रीलंका के उत्तरी सिरे से अलग करने वाली पानी की एक संकरी पट्टी है, जो दोनों देशों के मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का एक समृद्ध क्षेत्र है। हाल में ही श्रीलंका की नौसेना ने 18 मछुआरों को गिरफ्तार किया था, साथ ही उनकी नौका को भी जब्त कर लिया था। उसके बाद द्वीप राष्ट्र के अधिकारियों ने अभियान शुरू कर दिया, जिसमें वे श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने वाले एक ट्रॉलर को जब्त करना चाहते थे। मंगलवार को यह अभियान शुरू किया। नौसेना प्रवक्ता कैप्टन गयान विक्रम सूर्या ने बताया है कि यह अभियान मंगलवार को उत्तरी जाफना में डेल्फ द्वीप के तट पर शुरू किया गया था। यानी कि दोस्तों, इससे 2 दिन पहले 18 मछुआरों को पकड़ा था श्रीलंका ने, अब 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, क्योंकि पानी वाकई में सर से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में फिर स्थापित की जाएगी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा। भारतीय सिख भी रहेंगे मौजूद। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की पुनः स्थापित प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। पंजाब सरकार ने कहा कि बुधवार को करतारपुर साहिब में सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ताकि भारत से आने वाले सिख समुदाय के लोग भी इसको देख सके। करतारपुर साहिब को गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है और गृह भारतीय सीमा के करीब लाहौर से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट की कांस्य प्रतिमा को पहली बार 2019 में उनकी समाधि के पास लाहौर किले में स्थापित की गई थी दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राजदूत गारसेटी का बड़ा दावा। कहा, भारत और अमेरिका के बीच बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं संबंध, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। जी हाँ, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ते पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं, और दोनों राजनीतिक साझेदारों के बीच संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गारसेटी ने सोमवार को सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट से इतर एक कार्यक्रम में यह टिप्पणियां की, जिसमें सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल भारत से है। गारसेटी ने वॉशिंगटन में हुई एक बैठक में कहा कि ये यानी भारत अमेरिका ऐसा रिश्ता है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों यानी संबंधों पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। तो वहीं आपको बता दें, हमास के बाद हिजबुल्लाह को मिटाने की तैयारी। क्या एलोन मस्क की मदद लेंगे नेतन्याहू? प्लान है रेडी। जी हाँ, गाजा के साथ संघर्ष में उलझा इजराइल अब अपनी उत्तरी सीमा पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी में। ऐसे में एक अखबार की खबर के अनुसार इजराइल इस युद्ध में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इंटरनेट सर्विस स्टार
लिंक की मदद लेने की तैयारी में। अखबार कैल के लिस्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली वित्त और संचार मंत्रालय आपात स्थिति के दौरान डेटा और सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए स्टार लिंक के 5000 लोअर ऑर्बिट वाले उपग्रहों का उपयोग करना चाह रहा है। जी हां, AFP के माध्यम से एक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए एलोन मस्क के स्टार लिंक का उपयोग करना चाहता है। अगर हिजबुल्लाह के साथ संभावित पूर्ण युद्ध में इजराइल फंसता है तो इजराइल को डेटा के प्रवाह के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इजराइल के दोनों ही मंत्रालयों के मंत्रियों ने भी अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो वहीं बता दें, टेक्सास में भारतीय नागरिक की हत्या मामले में एक और गिरफ्तार। डकैती के दौरान आरोपी ने मारी थी गोली। दरअसल अमेरिका में टेक्सास के एक स्टोर में डकैती के दौरान एक 32 वर्षीय भारतीय की गोली लगकर हत्या हो गई। इस मामले में टेक्सास की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और ये घटना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को प्लेजेंट ग्रोव डलास के गैस स्टेशन सुविधा स्टोर पर घटी। मृतक की पहचान दसारी गोपी कृष्ण के तौर पर की गई है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। वो 8 महीने पहले ही अमेरिका आया था। पुलिस ने इस मामले पर एक 21 वर्षीय व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का ऐलान। कैंडिडेट्स को सेना ने इनसे बचने की दे दी सलाह। जी हाँ, भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का ऐलान किया है। इसको लेकर रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता के बयान के अनुसार भारतीय नौसेना के अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की गई है। यह चरण भारतीय सेना की अपनी आवश्यकताओं की प्रक्रिया को बदलने और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक निर्बाध और कुशल चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भर्ती रैली स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसीलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के दलाल से संपर्क न करें। तो वहीं बता दें, चीनी उप विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं नेपाल। उच्च स्तरीय बैठक में लेंगे भाग। जी हां, चीन के उप विदेश मंत्री सुन विदोंग 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को काठमांडू पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वो देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और नेपाल चीन राजनयिक परामर्श तंत्र की 16वीं बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव कृष्ण प्रसाद ढकाल ने यहां त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर चीनी उप विदेश मंत्री का स्वागत किया। तो वहीं बता दें, सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ से किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने सीबीआई की टीम पहुंची थी। सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की और शराब नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। अब सीबीआई बुधवार यानी आज केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर भी सुनवाई होनी है। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा में नेता विपक्षी बने राहुल गांधी को मिलने वाला है अब यह अधिकार। आखिर राहुल गांधी ने 20 साल बाद संभाली संसद में जिम्मेदारी, पहली बार बनेंगे विपक्ष की आवाज। कैसे हुआ ये पॉसिबल, बता दें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले को लेकर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। गांधी परिवार की तीसरी बार ये पद मिला है। गांधी परिवार से सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं। उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। इसके अलावा राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं। जी हाँ, मालूम हो कि 10 साल बाद कांग्रेस नेता विपक्ष का पद मिल पाया है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद ही नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद पाते, क्योंकि नियम है कि कम से कम कुल संख्या का 10% सांसद आपकी पार्टी के पास होने चाहिए। और इस बार 99 सांसद वाली कांग्रेस इस पैमाने पर पहुंची। इसी वजह से 10 साल के बाद नेता विपक्ष का पद कांग्रेस ले सकती थी, जहां राहुल गांधी का नाम नेता विपक्ष की तरफ से तय किया गया है। और क्या क्या शक्तियां मिलने वाली है इस बार राहुल गांधी को, वो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, क्या संसद में जय फलस्तीन बोलने से असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर मच जाएगा खतरा, क्या कहता है नियम, आपको बता दें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई क्षेत्र फलस्तीन के पक्ष में नारे लगाए। हालांकि सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ओवैसी ने संसद सदस्य के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है कि नहीं। तो आपको बता दें, दरअसल सांसद चुने जाने के लिए सबसे पहला नियम है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही शपथ में भी साफ साफ स्पष्ट है कि बतौर सांसद वो व्यक्ति विधि द्वारा विस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ऐसे में ओवैसी ने संसद में शपथ लेते वक्त एक दूसरे देश के पक्ष के नारे लगाए, जो कि संसद नियमों का उल्लंघन हो जाता है। मौजूदा नियमों के अनुसार
असदुद्दीन ओवैसी को किसी दूसरे देश अर्थात फलस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है ओवैसी के इस फलस्तीन वाले नारे पर। तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव से पहले भाजपा हुई और भी ज्यादा मजबूत। दक्षिण भारत की पार्टी से 4 सांसदों का समर्थन। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को होने वाले चुनाव से पहले भाजपा को समर्थन और बढ़ता ही जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बीजेपी सांसद ओम बिरला का सपोर्ट करेगी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। मालूम होगी लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी टीडीपी से हार गई। जगन के राजनीतिक दल के पास निचले सदन में केवल 4 सांसद हैं। अगर 2019 के आम चुनाव की बात करें तो वाईएसआरसीपी ने दक्षिणी राज्य में 25 में से 22 सीटें जीती थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें शिवपुरी में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आभार सभा में टेंट गिरने से मच गया हड़कंप। जी हाँ, शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यक्रम में बड़ा हादसा देखने को मिला है। सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान बारिश की वजह से मंच का टेंट गिर गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित उनके समर्थक नेता और विधायक बाल बाल बच गए। समर्थकों ने तत्काल सिंधिया को मंच से उतारकर गाड़ी में बैठाया और उसके बाद कार्यक्रम की बिजली सप्लाई को बंद करवाया। इस घटना के बाद सिंधिया के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।